जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के गद्य खंड से नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, इस पाठ पर चर्चा करेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आपको ये व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। और नमक का दरोगा कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही बहुचर्चित और बहुत लोकप्रिय कहानी है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी को एक महान कथाकार के रूप में जानते हैं। उन्हें युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, युग दृष्टा, युग सृष्टा और भी बहुत सारी उपाधियों से विभूषित किया है। हिंदी साहित्य में हम उन्हें इन सब नामों से जानते हैं। और ये कहानी उन्होंने उस समय लिखी थी जब हमारा देश परतंत्र था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश में थी और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका था। वे अपने कानून बना रहे थे और उन्हीं में से एक कानून नमक के व्यापार पर भी उन्होंने बनाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नमक वो आयात करना चाहते थे और नमक पर उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। इसके अलावा 1882 में जो नमक कानून बनाया गया उसमें उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और एकाधिकार स्थापित करने के लिए नमक के उत्पादन को उन्होंने अपराध घोषित कर दिया। इसके अलावा आपने दांडी मार्च, साल्ट मार्च के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। गांधी जी ने इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। लेखक ने यह कहानी उस समय लिखी है जब नमक कानून बनाया गया था और इसी कानून को लागू करने के लिए नमक विभाग बने। इस विभाग में काम करने के लिए बड़े बड़े अफसरों का जी ललचाता था। लोग बहुत सर्वसम्मानित पदों को छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी के लिए उतावले रहते थे, क्योंकि उस विभाग में सबसे अधिक ऊपरी आमदनी थी, रिश्वत का बोलबाला था। लेखक ने इस कहानी की शुरुआत नमक विभाग की प्रतिष्ठा बताते हुए की है। बच्चों, ये कहानी असत्य पर सत्य की विजय की कहानी है, अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी है, बेईमानी पर ईमानदारी की विजय की कहानी है, बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। इस कहानी में मुख्य दो किरदार हैं जो लीड रोल पर हैं, जिनमें एक हैं वंशीधर और दूसरे हैं पंडित अलोपी दीन। वंशीधर यहाँ पर धर्म, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का प्रतीक है और अलोपी दीन भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ और अधर्म का प्रतीक है। ये दो रोल मुख्य हैं और इन्हीं को लेकर मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है। सोचिए कि लेखक ने आज से इतने वर्ष पूर्व जो बातें उसमें लिखी हैं, उस समय के यथार्थ का जो वर्णन किया है, जो चित्रण किया है, ये कहानी आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसी तरह का भ्रष्टाचार आज हर महकमे में विद्यमान है। हर महकमे में ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आगे जो इस कहानी में लेखक ने दिखाया है, मुंशी वंशीधर जो अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, कर्मयोगी दरोगा थे। अलोपी दीन जब अपने पैसे की ताकत से उन्हें खरीद नहीं पाता है तो अपनी महिमा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने रुतबे का, अपने रसूख का प्रयोग करता है और उन्हें नौकरी से निकलवा देता है। लेकिन अंततः सत्य के सामने उसका सर झुक जाता है और वो
उन्हें अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा आपको सदैव वही बेमुरब्बत, कठोर, नदी किनारे वाला, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये जो प्रसंग है अत्यंत मार्मिक प्रसंग है और ये जो कहानी है ये पूरे समस्त घटनाएं जो हैं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस पर करारा व्यंग करती हैं। और इसके अलावा जो मुंशी बंशीधर हैं जो अत्यंत साहसिक तरीके से उसमें एक योद्धा की भांति डटे रहते हैं उसको व्यक्त किया गया है। और इसके अलावा आगे इस कहानी में जो लेखक ने ये दिखाया है कि एक अत्यंत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अभिमन्यु की भांति किस तरह उस युद्ध में अकेला पड़ जाता है, सीना तान कर खड़ा रहता है, अकेला पड़ जाता है। और इतना ही नहीं, लेखक ने ये भी दिखाया है कि इस तरह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कैसे करप्ट है और समाज में इस तरह की अव्यवस्था देखकर मनुष्य निराश हो जाता है। तो प्रेमचंद ने ये भी दिखाया है, ये भी वो मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद जो हमें निराशावादी बना दे, मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठने लगे, हर तरफ हमें बुराई ही बुराई, अधर्म ही अधर्म नजर आने लगे। और इसलिए उन्होंने इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ किया है ताकि इस कहानी से सीख लेकर हमारा समाज ईमानदारी और सत्य के मार्ग को अपना सके। तो हम देखते हैं नमक का दरोगा कहानी शुरू करते हैं, क्या कहती है। यहाँ पर सबसे पहले लेखक ने नमक के विभाग की प्रतिष्ठा बताते हुए इस कहानी का आरंभ किया है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्सेस लगा दिए गए और नमक के कानून का पालन करने के लिए एक नया विभाग बना, नमक का विभाग बना। और इसके बाद उस विभाग की ओर बड़े बड़े अफसरों का जी ललचाने लगा। वो अपना बड़े बड़े पदों के सर्वसम्मानित पदों को छोड़कर वो इस विभाग में आना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा थी, रिश्वत का बोलबाला था। और इस तरह से चूंकि अपराध घोषित कर दिया गया था नमक के उत्पादन को, इसलिए चोरी छिपे इसका व्यापार जोर शोर से चलने लगा। अब चूंकि चोरी छिपे व्यापार लोग करने लगे तो कोई भी चोरी के काम के लिए बहुत सारे छल प्रपंच करने होते हैं। तो छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच यानी धोखाधड़ी, रिश्वत की मोटी कमाई लोगों की जेब में जाने लगी और इस तरह से अधिकारियों की मौज हो गई, पौ 12 हो गई, पौ 12 यानी मौज हो गई। इसके बाद नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के लिए बहुत लोग इच्छुक रहने लगे। पटवारी गिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस पद की महिमा गाने लगे और अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी ललचाने लगा इस पद की ओर देखकर। तो अब यहाँ पर मुंशी बंशीधर जो थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और पढ़ाई खत्म करने के बाद वे नौकरी की तलाश में घर से निकलने लगे, तब उनके अनुभवी पिता ने उन्हें एक सीख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, घर की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को तो तुम देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब देखिए यहाँ पर लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि उस समय ये हमारे समाज की लड़कियों के प्रति जो धारणा थी, जो मानसिकता थी, वो ये थी कि लड़कियों के युवा होते ही परिवार बहुत ज्यादा चिंतित हो उठता था, पिता बहुत चिंतित हो उठता था क्योंकि उनके लिए दहेज इकट्ठा करना और परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी लड़कियां आर्थिक बोझ लगने लगती थी। इसलिए उन्होंने कहा है
कि लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष मतलब नदी के किनारे के वृक्ष जो नदी की मिट्टी के साथ धीरे धीरे उनकी जड़ें भी कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे ले जाती बढ़ जाती है अपनी लहरों के साथ, और उसी तरह जो किनारे लगे हुए वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे किनारे टूटते टूटते वो धीरे धीरे वो वृक्ष भी ढह जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी तुम घर के बड़े बेटे हो तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसके बाद वो समझाते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं इस पंक्ति में कि ये उन लोगों की मानसिकता पर व्यंग किया है जो लोग नौकरी में पेशे और पद को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि ऊपरी आमदनी को महत्व देते हैं कि किस पद में ऊपरी आमदनी ज्यादा होगी, रिश्वत ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे लोग, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ये लोग बड़ी ही समझदारी से समाज में इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनका दबदबा बना रहता है समाज में, जबकि ये अंदर से पूरी तरह करप्ट होते हैं। इसके बाद वो समझाते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। पीर का मजार है मतलब कि जिस तरह पीर के मजार में, किस मजार में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, ठीक है, और लोग श्रद्धा से झुकते हैं, तुम ऐसी नौकरी की तलाश करो। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। अब एक पिता अपने बेटे को ये शिक्षा दे रहा है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद जो होता है, फुल मून होता है, आपने देखा है, पूरा चांद खिला होता है, लेकिन पूर्णमासी के दूसरे दिन से वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने वेतन की तुलना पूर्णमासी के चांद से की है कि वेतन भी महीने में एक दिन पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। और फिर कहते हैं ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। स्रोत मतलब जहां से हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है, स्रोत। तो कहते हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ऊपरी आय कभी खत्म नहीं होती। ऐसे पद की तलाश करना, ऐसी नौकरी की तलाश करना जिसमें ऊपरी इनकम ज्यादा हो, क्योंकि ऊपरी इनकम तो हमेशा होती रहती है। तनख्वाह तो एक दिन आती है महीने में और वो भी घटते घटते धीरे धीरे जल्दी ही खत्म हो जाती है, पर ऊपरी आय हमेशा पूरे महीने आती रहती है। फिर कहते हैं कि वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। तो वेतन तो मनुष्य देता है, सैलरी तो डिसाइड होती है, फिक्स होती है और वही मिलती है, लेकिन ऊपरी आय की तो कोई सीमा नहीं है। फिर कहते हैं कि तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, और इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि तुम तो खुद समझदार हो और कैसे कमाई करना है, ऊपरी आय कैसे करना है वो ये भी समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, मौके का लाभ उठाना सीखो। जो मनुष्य बहुत ज्यादा नीडी है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मतलब त्रस्त हो चुका है, उससे तुम ज्यादा से ज्यादा रिश्वत ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ऊपरी कमाई कर सकते हो, क्योंकि वो जरूरतमंद है। और बेगरज को दांव पर लगाना थोड़ा कठिन होता है। बेगरज यानी जिसे जो ज्यादा परेशान नहीं है, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जिसे बहुत अर्जेंट है, कोई काम कर निकलवाना है, तो उससे तुम ज्यादा से ज्यादा रिश्वत ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसे कहना चाहिए कि उसकी पॉकेट खाली कर सकते हो।
अब मुंशी प्रेमचंद के पिता कहते हैं कि ये मेरी जन्म भर की कमाई है, जीवन भर का अनुभव है, ये बातें निगाह में बांध लो, यानी गांठ बांध लो इन बातों को और यही करना। अब देखिए, मुंशी बंसीधर बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की बात सुनी, आशीर्वाद लिया और निकल पड़े। इस विशाल संसार में कोई भी उनका मतलब उनकी मदद करने वाला नहीं था, ना ही उनके ऊपर किसी तरह का कोई वरद हस्त था, ना किसी तरह का सोर्स था उनके पास, ना किसी तरह का जैक था उनके पास। जो अकेले निकल पड़े नौकरी की तलाश में। सिर्फ धैर्य ही उनका मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाली, मार्गदर्शक। और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। ये तीन चीजें लेकर वो निकल पड़े, बुद्धि, धैर्य, बुद्धि और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मावलंबन, आत्मविश्वास लेकर निकल पड़े। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार थे, और इसलिए जैसे ही वो चले, शायद अच्छे शगुन से चले थे, जाते ही उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए।